आज हम यूनिट शुरू कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना जब प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको ना कुछ डिफरेंसेस पता होने चाहिए। देखते हैं एमएससी वालों को कितने डिफरेंसेस पता है। ठीक है ना, आपने क्या कर रखा है एमएससी जूलॉजी, बॉटनी कहाँ से? अल्मोड़ा से। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? Producing one's own kind. This is the significance of reproduction. But there are three types of reproduction. One is called as sexual reproduction. One is called as, जिसको आप कहते हो asexual reproduction, and one is called as, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेरे को बता सकते हो इसके बीच में डिफरेंस क्या है? एक पॉइंट। ज्यादातर ना लोग एमएससी को, तो मैं यहाँ की एमएससी मानता ही नहीं, कूड़ा मानता हूं, बुरा मत मानना। ठीक है, आई वॉन्ट टू कम्पीट विद एमएससी, कम्पीट विद वहां जहां पे बहुत तगड़े लेवल पे पढ़ाई हो रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में लोग कहते हैं एक ही है। एक ही होता है क्या? नहीं होता ना। बॉटनी वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम एक चीज पढ़ते हैं जिनको हम कहते हैं लोअर प्लांट्स, है ना। तो लोअर प्लांट्स में हम बात करते हैं, देखो एल्गी की बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, काफी हद तक हम टेरिडोफाइट्स को ले आते हैं, उसके बाद हायर प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन लोअर प्लांट्स में क्या, प्लांट्स में ही हम बोलते हैं कि प्लांट्स का ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? स्पोर्स के थ्रू। क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं? नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कभी और कभी स्पोर्स नहीं बनते। तो छोटी क्लास की बुक्स में लिखा भी जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक है, वो एक नहीं है। इवन जो टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं ना, वो सारे कहां दिए जाते हैं? यहां दिया जाता है, लेकिन वो एक नहीं है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, देखो अगर क्राइटेरिया देखें तो हम यहां पे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट की। अगर रिप्रोडक्टिव यूनिट गैमीट्स हैं तो वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्टिव यूनिट स्पोर्स हैं तो उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहां पे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का नाम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव, मेन यही है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, ये है एक्चुअली इसका सिस्टम। ठीक है ना। अब अगर आप वेरिएबिलिटी देखोगे, जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखोगे, तो जेनेटिक वेरिएशन यहां देखा जाएगा। हाँ देखा जाएगा। अब देखो स्पोर्स की काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि स्पोर्स माइटोटिकली भी बनते हैं और मियोटिकली भी बनते हैं। स्पोर्स माइटोटिकली भी जनरेट होते हैं और मियोटिकली भी, मियोटिक भी होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे भी वेरिएशन देखा जाएगा, लेकिन वेरिएशन यहां पे नहीं देखा जाएगा। यहां पे नो वेरिएशन, है ना। और जो पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर है उसमें एक जैसे ही बिलियंस एंड ट्रिलियंस के नंबर में चीजों को बनाना, उसका फंडामेंटल आता है प्लांट टिश्यू कल्चर का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। प्लांट टिश्यू कल्चर में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना होता ही नहीं। क्लियर होगी यहां तक? ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज, अब हम आते हैं धीरे धीरे करके
प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है पहले मैं समझाता हूँ, ठीक है ना, फिर इसको लिखाना शुरू करेंगे। इसमें ना थोड़े साइंटिस्ट वाइंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो, जब आप पीटीसी की बात करते हो, प्लांट टिश्यू कल्चर करते कैसे हैं, ठीक है। एक होता है जिसे आप कहते हो एक्स प्लांट मटीरियल। क्या कहते हैं? एक्स प्लांट मटीरियल। इस एक्स प्लांट मटीरियल को आप कहीं से लेके आते हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्स प्लांट मटीरियल होता क्या है। एक्स प्लांट मटीरियल बेसिकली एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रीजन होता है, ठीक है, रीजन। ये क्या हो सकता है? आपने पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक रीजन्स दो ही तरीके के होते हैं। एक होता है एपिकल में, ये होते हैं, अरे एक तो होता है रूट एपेक्स या रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं ना, रूट एपेक्स लिख देता हूं, और एक लिख देता हूं मोटा शूट एपेक्स। अब रूट एपेक्स और शूट एपेक्स की खासियत क्या है कि ये मेरिस्टेमेटिक हैं, दे आर केपेबल ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन, दे हैव लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, देयर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज डिस्टर्ब्ड। क्यों? क्योंकि इनमें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंशिएशन ऑफ लेबर अभी नहीं होता है। दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड, दे आर अनडिफरेंशिएटेड, दे आर मोर इन नंबर, दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। दुनिया भर के आपने पढ़े होंगे मेटाबॉलिक जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर में इसकी खासियत जानते हो क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर में इसकी खासियत ये होती है कि जितने भी मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होते हैं वो वायरस फ्री होते हैं। तो जो पहली चीज जिसके अटैक को एक्चुअली हम रोक नहीं सकते, क्यों जानते हो? हम बैक्टीरिया का कल्चर कर सकते हैं, लेकिन हम वायरस का कल्चर लैब में नहीं करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लिविंग सेल लाइंस चाहिए होती, क्योंकि वायरस का लिविंग सेल पे अटैक करता है, और जो मीडिया हम बनाते हैं वो तो केमिकल का मीडिया तो लिविंग नहीं होता। तो वायरस को कल्चर करने के लिए जो हम मीडिया लेते हैं दैट इज अ लिविंग सेल, एंड वो बहुत 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 डिफिकल्ट होती है मेंटेन करना। तो हमको पहले ऐसे पार्ट्स को लेना है जो वायरस फ्री है। अब ठीक है, फंगस को रोकना है, बैक्टीरिया को रोकना है, उसके पास हमारे पास तरीके हैं। तो एक्स प्लांट जैसे हमने क्या करा कि ये एक क्या थी, टिप थी, तो यहां से इसकी टिप काट ली हल्की सी, और ये शूट एपेक्स और रूट एपेक्स जो है अब किसकी तरह काम करने लगेगा? एक्स प्लांट। एक्स प्लांट वो होता है जिससे हमें क्या करना होता है? कैलस को जनरेट करना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस एक्स प्लांट को एक मीडिया पे रखते हैं, ठीक है। मीडिया क्या होती है? अब जब हम माइक्रोबायोलॉजी में या पीटीसी में मीडिया डिफाइन करते हैं, तो मीडिया एक ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेगा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बन सोर्स होती है, ठीक है। इसका एक डेफिनेट क्या होता है? पीएच होता है, और कुछ स्पेसिफिक मीडिया में अब किस तरह का मीडिया बना रहे हैं, अगर सॉलिड मीडिया बना रहे हैं तो अगर जेल डालेंगे, ब्रॉथ मीडिया बना रहे हैं तो अगर उसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि टिश्यू कल्चर में हमें अगर बनाना मतलब चाहिए होता है सॉलिड मीडिया, तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग मीडिया बनाते हैं अगर का, और उसको ल्यूक में तो हल्का गुनगुना होता है टेस्ट ट्यूब में पोर कर देते हैं। इतनी मोटी मोटी टेस्ट ट्यूब होती है, और उसको ऐसे स्लांट बना के ना ऐसे 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 रख देते हैं ट्यूब्स को। ऐसे अगर ट्यूब को ऐसे रखेंगे तो क्या होगा? ट्यूब का जो मीडिया उसमें जमेगा ना वो इस तरीके से जमेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हमने ट्यूब को ऐसे स्लांट बना के रखा तो वो ऐसे आया, ठीक है। तो स्लांट बना के रखने का फायदा ये होता है कि जो सरफेस एरिया फॉर ग्रोथ है एक तो वो बढ़ जाता है, और दूसरी चीज जब हम उसको ऐसे करके देखेंगे ना, तो जब उसको ऐसे करके देखेंगे तो हमारी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती। लेकिन जब उस टेस्ट ट्यूब को हम ऐसे करके देखेंगे और अंदर ऐसे स्लांट होगा
समझ लो मेरी बात को, ऐसे स्लांट होगा, ऐसे देखना क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ चल रही है, मुझे देखना क्या है, ज्यादा आसान है। तो इस एक्स प्लांट को मीडिया में डाल के सबसे बड़ी चीज होती है प्लांट टिश्यू कल्चर में कैलस का इंडक्शन करना। ठीक है, अब जैसे ही कैलस इंड्यूस हुआ, आप समझ लो कि जो भी प्लांट्स हो, भाई ये एक्स प्लांट आप किसी सोर्स से तो लोगे, ये एक्स प्लांट आप किसी सोर्स से तो लोगे, आप उसी को तो बहुत बड़े स्केल पे क्या करना चाहते हो, प्रोपोगेट करना चाहते हो। एक लिविंग फॉसल ट्री है, जिंको बाइलोबा का नाम सुना होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी एंड द एफर्ट्स ऑफ द गार्डनर्स, गार्डनर्स बोल रहे हैं, बॉटनिस्ट बोले है ना, मैं तो गार्डनर्स बोलूंगा, ठीक है, गार्डन बॉटनिस्ट भी तो गार्डनर्स ही है ना। तो कंडीशन क्या होती है कि उस फॉसिलाइज्ड फॉर्म जो हो सकता था कि कभी हमें देखा ना जाता, जस्ट बाय द कहते हैं ना इट्स ब्यूटी, द गार्डनर्स प्रोपोगेटेड इट, और उसके आज हजारों लाखों पेड़ हैं। क्यों? उस एक कण से उसके हमने पूरे के पूरे वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड सिस्टम को जनरेट कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही कैलस को इंट्रोड्यूस किया, कैलस क्या होता है? ये बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड मास होता है। इट इज undifferentiated mass of cell maintained in, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डार्कनेस। क्यों? अगर आप इसे डार्कनेस नहीं दोगे, लाइट पड़ते ही ये शूट में कन्वर्ट होगा, मॉर्फोजेनेटिक चेंज इसमें अपने आप आ जाएगा। इसलिए जो आपको कैलस दिखेगा ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ट्यूब है, ये चीज है, ऐसे दिखेगी स्लांट में ट्यूब, उसके बाद हमको ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसे, बस ये इस तरीके से। ठीक है, अब हम करते क्या है कि जैसे ही कैलस इंडक्शन हो चुका, ये हमारे पास कैलस इंट्रोड्यूस हो गया, ये देखो ये ठीक है, ये कैलस इंडक्शन यहां पे ये हो गया। ये जो चीज है ये है जिसे हम कहते हैं कैलस। ठीक है, ये कैलस इंडक्शन जब हो गया तो हम क्या करते हैं, फ्रेश मीडिया बनाते हैं। मतलब ये वाली मीडिया थी ना, तो कैलस इंडक्शन, और कैलस इंडक्शन में भी आप ऐसा समझना, एक ट्यूब में कर लिया। कैलस इंडक्शन हो सकता है कि होए ना, ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इंड्यूस होगा। ये तो आपकी रिसर्च है कि क्या कैलस इंडक्शन, सारा गणित, जब आप पुराने रिसर्च की बात करते हो ना, प्लांट टिश्यू कल्चर में एक चीज बड़ी सेट है। अगर आपको ऑर्गेनोजेनेसिस करानी है, ठीक है, और आपको पता है इस सोर्स से हम क्या बनाने जा रहे हैं, हजारों लाखों पेड़ बनाने जा रहे हैं, तो जो मीडिया कॉम्पोजिशन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, क्योंकि वो मीडिया कॉम्पोजिशन डिफाइंड होता है कि इस मीडिया में ये कैलस इंड्यूस होगा और मीडिया में ये केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, जब उसका ये कॉम्पोजिशन यूज करेंगे तो कैलस इंडक्शन होगा। आप उसी मीडिया में अपने मन मुताबिक कॉम्पोजिशन को चेंज कर दो, कैलस इंडक्शन नहीं होगा। इसका समझ में मेरी बात को? तो कैलस इंडक्शन कराने के लिए रिसर्च कर करके क्या कर लिया गया, मीडिया कॉम्पोजिशन को डिफाइन कर दिया गया। जैसे हमने अभी उसमें पढ़ा था जीन के लिए, जीन क्लोनिंग में, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिफाइन कर दिया गया कि कौन कट लगाएगा ताकि फॉरेन डीएनए वहां पे आसानी से क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए ना। समझ रहे हो ना बात को? तो जैसे ही कैलस इंडक्शन हुआ तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, और फ्रेश मीडिया इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, ये बना दे, देखो फ्रेश मीडिया। अब क्या करा, इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो, ये और कैलस बना के अब क्या कर दिया, कुछ को, क्योंकि कैलस को तो आप सब कल्चरिंग कर करके अगर इसको डार्कनेस में रखोगे तो मेंटेन कर लोगे। ठीक है, तो आप इसे मेंटेन कर लो, कुछ को, कुछ से क्या करो, आप मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस लाने की कोशिश करो। आपने पढ़ा होगा मॉर्फोजेनेटिक हार्मोन होता है कि अगर हाई ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लोगे और अगर लो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लोगे, तो अगर हाई ऑक्सीजन लोगे तो रूट इंडक्शन होता है ना, और लो ऑक्सीजन लोगे तो शूट इंडक्शन होता है। ठीक है,
फिर हम लोग क्या करते हैं, मॉर्फोजेनेटिक हार्मोन्स को यूज करके उसमें इंडक्शन। और प्लांट टिश्यू कल्चर की एक खूबसूरती होती है, प्लांट टिश्यू कल्चर में जब आप इससे फर्दर प्लांट्स बनाओगे, आपने इसको लाइट दी और आप यहां देखोगे कि यहाँ पे ये देखो शूटिंग क्या हो गई, शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन मजेदार बात क्या होती है, प्लांट टिश्यू कल्चर कराया कभी? हमने तो सब कराया। प्लांट टिश्यू कल्चर में ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, जो किताब से पढ़ के पढ़ाएगा ना वो कैसे बताएगा कि यार ऐसा केस जहां रूट, नॉर्मली बॉटनी वाले हैं, मैं बहुत बहुत बड़ा बॉटनी भक्त हूं अपने पिताजी की वजह से, ठीक है, तो उनसे बड़ा कोई मेरे में बायोटेक्नोलॉजी का मैं वैसे इंसान हूं, लेकिन मेरी बॉटनी बहुत शानदार है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली सारा फेवर करता हूं बॉटनी वालों को, प्लांट बायोटेक और ये अप्लाइड पढ़ा के खट से नेट निकाल लो, फिर जो मर्जी वो करो, ठीक है ना। एक्चुअली सच्चाई है भी यही, बॉटनी का जो सिलेबस है ना उसमें बायोकेमिस्ट्री भी मिलेगी, उसमें प्लांट फिजियोलॉजी भी मिलेगी, मॉलिक्यूलर भी मिलेगी, जेनेटिक्स भी मिलेगी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। आप गेट का सिलेबस देखो, उसमें बॉटनी ऐसा कुछ है ही नहीं अभी। तो क्या है, जो ये बॉटनी का सिलेबस है ना, यही नेट के लिए इंक्लाइंड है। सिर्फ दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे नेट का बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, एक है बॉटनी है, दूसरी बायोकेमिस्ट्री। बाकी किसी और को उठा के देखोगे ना, वो इतना ज्यादा नेट के सिलेबस से मैच नहीं करता जितना बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी करता है। तो मुझे बहुत खासा पसंद है बॉटनी का सिलेबस, सब मिलेगा उसमें, क्योंकि यू हैव एन ऑप्शन। इफ यू आर गुड इन लोअर प्लांट्स, लीव द एनिमल किंगडम, वो तो बराबर आएगा ना। आपका एनिमल किंगडम अच्छा है, लीव लोअर प्लांट्स। तो क्या होता है, जो बैलेंस करके चलना पड़ता है, हर एग्जाम में बैलेंस ही तो करना है, और है क्या। तो ये चीज समझिए आप। अब ये चीज आ गई, अब इसमें कंडीशन होती है कि अगर आप मेरे से खरीदने आए पौधे, तो आप सिर्फ शूट वाले और बगैर रूट वाले पौधे लोगे? नहीं लोगे। तो मैं बोलूंगा ठीक है, आप 2 लाख रुपए जमा कर दो, उसके बाद जो 8 लाख पैसे जो देने हैं आपको, मुझे बाद में जमा करना, आप मुझसे 4 दिन बाद आना और मैं आपको एक सीडलिंग तैयार करके दूंगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, इसको ना बना लो। ये ना अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं भी समझा रहा हूं कि चीजें अगर मैं स्लाइड को आगे पीछे करूं तो हो जाएगी, है। तो इसको मैं आगे कर दूं फिलहाल, क्योंकि मैं यहां से समझाना चाह रहा हूं। अब इसको पीछे कैसे करेंगे, ऐसे, ये वाला, अरे क्या हुआ ये है, ये वाला, अरे वाह ये बढ़िया है। ये शुरुआत से चला गया, वेरी गुड, थैंक यू। अभी मैं क्या करूं, अब ये न्यू स्लाइड आ गई ना हमारी, हाँ अब ठीक है। देखो इसमें आप लोग हमसे भी बड़े ज्ञानी हो, उन लोग तो कागज कलम वाले हैं ना, ठीक है। अब जनरेशन चेंज, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए बात को, जब आपने सीडलिंग बना ली तो वो आपको कैसे दिखेगी, वो आपको देखो, जब भी हम पढ़ रहे हैं ना, हमारे दिमाग में पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका बेसिक आना चाहिए। क्योंकि मैं 3 बार पढ़ाई कराता हूं, एक बार समझा दिया, एक बार लिखाऊंगा, फिर लिखा के फिर समझाऊंगा, हो गया ना 3 बार, ठीक है। और उसके बाद जो काम मैं बार बार कहूंगा वो कोई नहीं करेगा। 300 क्वेश्चन रोज करने को कहता हूं, कोई नहीं करता। हाँ, कौन सी बड़ी बात है, मैं 3000 करता था अपने जमाने में। दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट करो। 300 क्वेश्चन आज करें, उसे 10 बार रिपीट कर लो, फायदा होगा या नुकसान? आपको निकलना है तो 6 महीने, 8 महीने से ज्यादा मैं नहीं समझता कि कोई एग्जाम की औकात है आईएएस को छोड़ के जो आप निकाल ना सके, क्योंकि आईएएस में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। 6 महीने में तो नेट निकल जाता है बच्चों का, और ना निकलने को 20 साल भी बैठ जाओ तो नहीं निकलेगा, तो ऐसा एग्जाम है। इट इज ओनली द अप्रोच, इट इज द आइडिया, ठीक है ना। तो ये है। अब आप इस सीडलिंग को देखोगे अगर, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि इट इज विदाउट रूट्स, इट इज
विदाउट रूट्स। अब रूट इंडक्शन कराना है हमें, यहां पे क्या कराना है, रूट इंडक्शन कराना है। अब जो रूट इंडक्शन कराना है इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो। ठीक है, तो I3A नेचुरल ऑक्सिन आप जानते हो, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन जो होता है वो साइटोकाइनिन होता है। तो जनरली हम लोग I3AA, NAA, NOAA, IBA, IPA ये सब यूज करते हैं। और मोस्ट कॉमन साइटोकाइनिन जो टिश्यू कल्चर में यूज करा जाता है उसको बैप कहते हैं, बाप भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, बैप है बेटा, बैप बैप बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। प्यूरिन समझते हो ना, डबल मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको कहते हैं। ये क्या होगा, साइटोकाइनिन। The time you are using this composition, you will get a seedling. ये इसमें शूटर सिस्टम आ गया, ठीक है, और ये इसमें रूटल सिस्टम आ गया। लेकिन ये चीज तब करी जाती है जब इसे बेचना हो। उसके बाद आप क्या करते हो कि अगर सिंगल शूट डेवलप हो रही है, बहुत ज्यादा ब्रांच, क्योंकि प्लांट का सिस्टम होगा, प्लांट ब्रांच है या सीधे चलता चला होता है ना। तो अब क्या होता है, मुझे दो फायदे मिल रहे हैं। अगर देखो, अगर इसमें नोडल इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है कि रूट नहीं है, लेकिन ये ठीक है, तो आप क्या करते हो, इन नोड्स को काट काट के इनसे और प्लांट्स बना लोगे। ठीक है, और अगर ब्रांचिंग सिस्टम है तो भी उन्हें काट काट के आप क्या करोगे, प्रोपोगेट करोगे और प्लांट्स बना लोगे। और जब आपको बेचने की रिक्वायरमेंट आएगी, आप क्या करोगे, उसमें रूट इंडक्शन करोगे और इसे बेच दोगे। आज की डेट में आपने केला खाया होगा, केला खाते हो, केला कौन सी वैरायटी है, जो जितने भी मतलब इट इज वेरी मतलब इंडियन कल्चर में हम जो केले की वैरायटी यूज कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट इंडियन, दैट इज एन इजरायली वैरायटी G9। ठीक है, क्यों, वो हवाई जहाज से लद के 17 रुपए के पौधे आते हैं, टिश्यू कल्चर के पौधे। तो आप उसे लगाते हो, उसकी खासियत क्या होती है कि एक तो उनकी थोड़ी हाइट क्या रहती है, छोटी रहती है, ठीक है, और उनकी फ्रूटिंग अच्छी होती है, और वो डिजीज फ्री होते हैं। क्या इंडिया नहीं कर सकता? यहां तो प्रोजेक्ट मिलेगा तो पैसा खाया जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि दैट इज अ G9 वेराइटी। आपने सुना होगा रेड लेडी 786, रेड लेडी 786, अगर ये 786 बड़ा बढ़िया नंबर भी है, ये किस चीज की वैरायटी है, अरे हाँ भिंडी नहीं, रेड लेडी कौन सा ऐसा फल है जिसे काटते हो और लाल कलर का निकलता है, पपीता। देख रहे हो ना, उसे काटते हो ना, ऑरेंजिश कलर का होता है ना। तो जितनी वैरायटी आ रही है ना, वो पपाया है। इसकी ऐसी खासियत क्या है कि इस वैरायटी को ही लगाया जा रहा है। इतना छोटा पेड़ होगा पपीते का, और ग्राउंड लेवल से ना 1.5-2 फीट ऊपर से पपीते लदने शुरू होंगे, देखा भी होगा, और लदते चले जाते हैं पूरे। और उससे बड़ी खासियत आपको मैं बताऊं इस वैरायटी की क्या है, कि जो पुराने जमाने में पपीते के पेड़ लगाए जाते थे, तो आप पेड़ लगा देते थे, बीज से बनाए, उग जाते आराम से, लगा दिए। अब आप फूल्स की तरह 6-8 महीने इंतजार कर रहे हो
कि उसमें पपीता कौन है और पपीती कौन है। मतलब इंग्लिश में बताएं कि मेल प्लांट कौन सा है और फीमेल, क्योंकि वो डायोशियस था, मोनोशियस नहीं था। अब आप क्या करोगे कि आपने 2000 पेड़ लगाए, अब उसमें से 1500 पेड़ मेल निकल गए और 500 पेड़ ही क्या निकले, फीमेल निकले, क्योंकि पपीता बोलना ही गलत है। पपीता तो मेल होता है, बताओ, और फ्रूट तो फीमेल होता है। लॉजिकली सोचे अगर पपीता पपीता, अरे बोलना चाहिए पपीती, तब तो जेन्युइन है, बोले पपीता, ठीक है। तो मेल में सीड कैसे हो गए, और मेल का काम तो ऐसे फ्लावरिंग इंड्यूस करना। तो देख रहा पपीते का जो मेल प्लांट होता है, सिर्फ फ्लावर्स आते थे, जो देसी इंडियन पपीता कहते हैं। उसको सबसे बड़ी खासियत, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल, पेड़ यूं लंबा, बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। इसकी खासियत यह है कि आप आंख बंद करके 2000 प्लांट लगाइए और 2000 के 2000 में फ्रूटिंग होगी। ये बाइसेक्सुअल कर दिया गया। और द टाइम ये बाइसेक्सुअल हुआ, तो पहले एक तुक्का था भाई, 2000 प्लांट लगाए किसान ने, उसमें उर्वरक डाली होगी, पानी डाला होगा, अपनी मेहनत की तो कोई वैल्यू नहीं है किसान की, उसने मेहनत डाली होगी तब वो बड़ा हुआ होगा, और 4:1 के रेशियो में मेल प्लांट काट दिए जाएंगे, क्योंकि मेल प्लांट का एक्चुअल काम तो सिर्फ पॉलिनेशन कराना है। तो सोचो, फील्ड खराब, जगह खराब, कितना टाइम वेस्ट, और 2000 लगाने के बाद अगर पपीते के 500 फीमेल में से भी 200 मर गए, तो 2000 में सिर्फ 300 ऐसे प्लांट होंगे जो वायबल रेंज रखेंगे। किस चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए। और ऐसे 2000 में से मैं कहता हूं 500 भी मर गए, तो 1500 प्लांट ऐसे होंगे जो एक वायबल रेंज रखेंगे प्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए आजकल जी लाइन लगाई जा रही है, ये रेड लेडी 786 पपाया की बाइसेक्सुअल लाइन लगाओ आप। 11वें महीने पेड़ में फ्रूटिंग चालू। सेकंड, क्योंकि कोई भी पेड़ फर्स्ट ईयर बहुत बड़ी फ्रूटिंग नहीं देता है ना, बटनी वाले हो गए तो जानते हो गए, ठीक है। सेकंड और थर्ड ईयर अच्छी फ्रूटिंग देता है। अब आप बोलोगे अरे आप नींबू का पेड़ लगा के देखो, 5 साल ना आप देखते रह जाओगे, लेकिन उसमें फल फूल कुछ नहीं आता, उसके बाद आता है। लेकिन ये 11वें महीने से फल देने लगता है, ठीक ठाक फल देने लगता है। 400 450 किलो तक एक एक पेड़ देता है। समझ मेरी बात, समझ पा रहे हो ना? गांव में खेत है, खेती करो ना। तो क्या हो गया, मेरे घर आना भावला में 90 पेड़ है मेरे पास, और इतने बड़े बड़े ग्रो बैग्स में मैं सब लगाता हूँ। सारी सब्जियां मैंने और मेरी मैडम ने लगा के बस सारे सारे ग्रो बैग में लगाकर खुद लगाता हूँ। ये सब बहाने हैं, पहाड़ में घर है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं। बिजली तो पहाड़ में जमीन में लगा के लोग सोलर सिस्टम बिजली बेच नहीं रहे, ऐसी एक आप वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगा दो, अपना करो। क्या होता है ना, नहीं भी करो तो पता तो एटलीस्ट होना चाहिए ना। हम अगर, दिस इज कॉल्ड एज हार्डनिंग। अब जब हार्डनिंग हो गई, तो ये पॉली बैग्स में ये प्लांट्स क्या हो गए, अब तैयार हो गए। इनको हम बोलते हैं हार्डन्ड प्लांट्स, ठीक है। इनकी हार्डनिंग हो गई, अब इन्हें बेचा जाता है। तो ऑब्वियसली ये तो मैंने एक बताया, तो हजारों लाखों की संख्या में उगाए जाएंगे। सोचो कितना बड़ा फायदा है। एक टिप से मैंने अगर 1 बिलियन प्लांट उगा दिए और उसकी स्टोरेज मेरे पास है, और मैं 20 से 25 रुपए में उसको बेच रहा हूं, तो कितना बड़ा मुनाफा है, ठीक है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि ये कंपनीज करती हैं, नो डाउट। लेकिन आपको पता है, यहां इसके करे बगैर तो ये जिंदा ही नहीं रहेगा फील्ड में। और इसके बाद ये जब ठीक ठीक 6-6 7-7 इंच के सैपलिंग हो जाते हैं, तो इनको बेचा जाता है, ठीक है। तब कहीं ये जाके फील्ड में 1 to 5% का सर्वाइवल रेट लगता है, उसमें भी मरते हैं। क्योंकि जिस बच्चे को कंट्रोल्ड कंडीशन में उगा, 1 मिनट बताएगा, हेलो, हाँ हेलो,
हाँ मैम, कोई बात नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ठीक है, ओके मैम, ओके ओके। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद भी 95% स्वाहा हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन होता क्या है कि जो एक प्लांट 400 किलो की प्रोबेबिलिटी, हम लोग क्यों खरीद लेते हैं? इंडियन प्लांट है, 50 किलो देगा, वो दे रहा है 400 किलो, मेंटेनेंस आसान। तो जब एक एक प्लांट 5-5 गुना कैपेसिटी रख रहा है, तो हम किसको फेवर करेंगे? भले ही उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हो चाहे ना हो। देखो, दो चीजें होती हैं। आप लोग तो पहाड़ के हो, है ना? कहाँ आप भी पहाड़ से हो? कहाँ से? अल्मोड़ा तो बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। तो हम अगर पहाड़ के हैं तो हमने जानते हो, एक हमारी होती है देसी गाय, पहाड़ वाली, कोई पालता ही नहीं उसे, 1-1.5 लीटर दूध देती है, लेकिन जो न्यूट्रिशन और जो घी की क्वालिटी उसकी है, वो किसी की नहीं है दुनिया में। उसको हमने इतना ज्यादा अछूत बना दिया कि उसके बुल्स हम पाल नहीं रहे हैं। जब हम बुल्स पालेंगे नहीं तो ब्रीडिंग कैसे होगी? नहीं रखते, बात अलग है, तो किसका रखते हो फिर? हाँ, नहीं तो बेटा वो हमको घर में पालनी चाहिए। एक्चुअली देसी गाय जो है, जिनका ओरिजिन से साहिवाल है, कांकरेज है, ये सब देसी गायें हैं ना, इंडियन ओरिजिन की हैं। कैसे पहचानोगे? मेरे चैनल पे जाना, उसमें देखना, मैंने इंडियन गाय के दूध की और विदेशी गाय के दूध की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाई है। नहीं, अरे मेरी बात छोड़ो, मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ, ठीक है ना? तो क्या होता है कि A1 A2 मिल्क होता है ना, जो पूरा गेम क्यों उस पर बैठता है, उसमें एक BKM ना चेन होती है। तो क्या होता है, गाय का दूध कहते हैं कि हमारे को पीना चाहिए, भैंस का नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो गाय के दूध का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए वो हमारे शरीर में जाके मेल्ट कर जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और भैंस का फैट जो होता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए वो जम जाता है। तो कंडीशन क्या होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो एक, देखो हम इंडियन है तो हमारे को प्लांट्स भी वही अच्छे अडेप्टेड हैं जो इंडियन ओरिजिन में ग्रो हुए। लेकिन ये जो सारी चीजें होती है ना, ये बेचने के लिए बनाई गई है, ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। आप देखो अमरूद, पहले कितने बड़े बड़े अमरूद आते थे, और आजकल देखो ये बड़े बड़े अमरूद आ रहे हैं, 200-250 किलो से नीचे भी नहीं होंगे वो, और टेस्ट में भी एकदम फीके, नाम उनके बड़े बड़े। क्यों? आप एक अमरूद को आधा किलो का कर दो, 1 किलो का कर दो, आधा किलो का कर दो, 2 अमरूद चढ़ेंगे 1 किलो में, और उसके पैसे लगेंगे 150-200 रुपए। तो आप एक अमरूद भी तो नहीं खा रहे हो, फाँक कर करके खाओगे। और वरना पुराने टाइम पे, ये तोड़ा, ये अच्छा नहीं था, फेंका, ज्यादा कड़ा हो गया, ये ठीक है, ये खाएंगे, है ना? तो हमें अपने इंडियन जीनोम को, प्लांट के जीनोम को, दुनिया के बड़े बड़े कंप्यूटर के लोग, कौन, बिल गेट्स, और ये कौन सी कंपनी है बड़ी फेमस है, टेस्ला, ये एक हिडन चीज कर रहे हैं, जानते हो क्या? अभी तो आपको टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, इतनी लड़ाइयां हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, अगले 10-15 सालों में भूखमरी आएगी। तब जो आज हम वेस्ट कर रहे हैं ना, तब बीज का सौदा होगा। क्योंकि आप कितने भी गरीब हो जाओ, कितने भी अमीर हो जाओ, भाई 3 नहीं तो 2 टाइम तो खाना खाओगे। जब बीज ही नहीं होंगे प्लांट को उगाने के लिए, तो खाओगे क्या? इसलिए छोटी सी भी जमीन हो, वो इतनी होनी चाहिए कि अपना उगा के कम से कम खा लें। गांव में नहीं मिलेगा सिलेंडर, नहीं मिलेगा, गाय है, कंडे पाथेंगे अपने, मैं तो जामा खरीद के ले आता हूँ, मैं वहां रहता हूँ ना भाव वाला, मैं तो ले आता हूँ अपने घर में, वहां पे बढ़िया अपना कैंप फायर करता हूँ, आराम से खाना भी बना लेता हूँ।
तो हमने ही तो सहूलियतों को चुना ना। जब गैस सिलेंडर नहीं था तो खाना कैसे बनाते थे? बनाते थे चूल्हे पे लकड़ी लगा के और उपलों से। वो ज्यादा अच्छा नहीं था, फ्यूल भी तो वहीं से मिल रहा है। क्यों? अब छी हो गया है, गोबर क्या हो गया है, छी वाली कंडीशन चली गई है। तो अब करो ब्लैक में सिलेंडर 4000, दिक्कत क्या हो रही है? हमने तो सहूलियतें, मेहनत छोड़ी, सहूलियतें पकड़ी, ये नतीजा है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बड़े बिजनेसमैन क्या करता है, वो अगले 50 साल आगे क्या होगा उसको सोचता ही नहीं, सोच रहा जो आज क्या हो रहा है। आज की कंडीशन तो उसने बना दी है हम लोग जैसों के लिए, गरीब लोगों के लिए, कि भैया ये है। 50 साल आगे क्या होगा आप सोचो। इसलिए एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग है, वो कभी नहीं खत्म होगा। कितना आप कंप्यूटर टेक से भी कर दोगे, कंप्यूटर वाला भी कंप्यूटर थोड़ी ना खाएगा। एक कंप्यूटर रोज उसकी खुराक थोड़ी ना है, खाना तो उसको भी खाना पड़ेगा। खाना कभी नहीं खत्म होगा। और ये जो ब्रांच है ना, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि आप इसमें जो चीजें कम है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रोडक्शन करना है। अब प्लांट टिश्यू कल्चर भी समझो, प्लांट टिश्यू कल्चर भी सबका नहीं हो सकता। आप खुद सोचो, आपके पास कोरिएंडर है, धनिया, ठीक है, अब बात को समझना। धनिया का आप पीटीसी करोगे या आप इसे सीड से उगाओगे, बताओ क्यों? धनिया तो धनिया है, चाहे आप उसे पीटीसी करके उगाओ चाहे आप सीड से उगाओ। सीड से क्यों उगाओगे? क्यों उगाओगे? देखो, आप लोग बॉटनी जूलॉजी वाले हो ना, आप लोग टेक्नोलॉजी नहीं समझते। अरे कोई भी चीज करी जा रही है, टेक्नोलॉजी का मतलब ही बेचो। इससे भी धनिया बना, इससे भी धनिया बना, बना, सीड लाए 5 रुपए का छिड़क दिया, ठीक है, इसका एक प्लांट ही 20 रुपए का होगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, प्लांट टिश्यू कल्चर हर प्लांट के लिए नहीं है। जिनको हम आसानी से उगा सकते हैं उनको आप ट्रेडिशनल तरीके से उगाओ, है ना। जिसको आप डिफिकल्टी से उगा सकते हो, या जिस प्लांट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसके लिए प्लांट टिश्यू कल्चर से। हाँ, ज्यादातर जो टिश्यू कल्चर होता है ना, वो फ्रूट प्लांट्स के लिए ही होता है। सब्जियों में देखा हमने पीटीसी करते हुए। अच्छा, प्लांट टिश्यू कल्चर का एक फायदा क्या हुआ, फ्रूट्स में ज्यादातर ग्राफ्टिंग करी जाती है। ज्यादातर आप देखो ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट करने का फायदा क्या होता है? ना ना, बेसिक बात बताओ, ग्राफ्ट करने का फायदा, ये सब तो है ही फायदे जो आप लोग कह रहे हो कि और प्लांट्स बन जाएंगे, ये ज्यादा हो जाएगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू। ग्राफ्ट करने का जो सबसे बड़ा फायदा है, ये एक पेड़ है, ये पेड़ है, देखो ये एक पेड़, ठीक है, नहीं नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये पेड़ की ब्रांच है, ये सब ब्रांचें हैं पेड़ की, ठीक है ना। ठीक है, मजे से पढ़ा जाता है एकदम, कोई टेंशन नहीं लेके पढ़ा जाता। ये ब्रांचें हैं पेड़ की। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं समझाता ठीक ठीक ठाक हूं। अब मैंने क्या करा कि यहां पे थोड़ा इसका जाइलम छील छाल के यहां पे एक ग्राफ्ट लगा दिया, और कुछ समय के बाद इस ग्राफ्ट में रूट आ गई और इसको मैंने इससे प्लांट बना दिया, ठीक है। और इसके भाई बंधुओं में, इसके जो भाई बंधु थे ना, सब में आम लग रहे थे, ये सब आम लग रहे थे इसमें भी, ठीक है। लॉजिक समझो, मेरे साथ पढ़ रहे हो तो लॉजिक समझो। ये सब तो सब कोई कर लेगा, अभी लिखाने शुरू करेंगे तो हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, इस ब्रांच की एज जिसमें फ्रूटिंग हो रही है और इस ब्रांच की एज जिसमें फ्रूटिंग हो रही है, इनकी एज में डिफरेंस होगा? हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो ब्रांच है 5 साल पहले आई होगी और ये ब्रांच 5 साल बाद आई होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना।
आपने फ्रूटिंग करवाने की लाइफ को, जो 5 साल बाद होती थी अगर सीड से लगाते, 5 साल पहले करा दी। समझ रहे हो? अब ये इससे बहुत सारे प्लांट तो बना सकते हैं ग्राफ्टिंग करके, करते हैं ना हम लोग, लेकिन अब जैसे ही ये बड़ा होगा पता लगा आप देखते नहीं हो ये छोटे छोटे कद का प्लांट है, जल्दी फल देगा, ग्राफ्टेड। अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। गारंटी से बोलेगा साहब ये है, ये कलमी आम है, ये इसका मदर प्लांट है और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी वही देगा, क्योंकि वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड थ्रू द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी, उसकी मम्मी वाले प्लांट के बराबर है, आप कितने भी बना लो। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन, और जितनी एज इसकी होगी उतनी एज इसकी है। जितने समय तक ये जिंदा रहेगा, अगर आप इसकी ढंग से केयर कर लोगे तो उतने समय तक ही ये जिंदा रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये, सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। ठीक है? और टिश्यू कल्चर में तो कुछ ऐसा हो रहा है, पत्ती होगी उससे कैलस इंडक्शन करा, उसकी तो एज होगी। ठीक है? तो लेकिन टिश्यू कल्चर जनरली उन प्लांट्स का करा जाता है जिनका बहुत हाई रेट ऑफ क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और जो कम समय में ज्यादा प्रोपोगेट करते हैं। देखो केले का पेड़ है, एक लगा दो घर में, केले के पेड़ का जंगल बन जाएगा। केले का पेड़ क्या है? मोनोकार्पिक है। मोनोकार्पिक का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मोनोकार्पिक? अरे कैसे बॉटनी हो, बॉटनिस्ट हो भाई? मैं तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूं, इतना इतना टर्म्स मुझे नहीं पता होने चाहिए। नहीं, एक तो वो होता है, एक मोनोकार्पिक का ये भी मतलब होता है कि वो साल में, लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्रूटिंग करेगा। केले का पेड़ जो होता है ना, वो एक बार उसका बंच आया। केले में क्या होती है? केले में स्टेम होती है, केले में सूडो स्टेम होती है। ठीक है? केले की Scapigerous compound spadix with pseudostem is the characteristic feature of banana. बनाना का बॉटनिकल नेम है क्या? सही कह रहे हो? म्यूसा पेरिडिस का बॉटनिकल नेम है, और कहते हैं बनाना। बनाना मतलब वो सबका नाना है। क्यों? एक बार फ्लूटिंग आई और उसे काट दोगे और नीचे से दूसरा राइजोम चलने लगेगा, होता है ना, फिर उसे काट देना, फिर दूसरा चलने लगेगा। तो वो एक लगा दो, आप काटते काटते परेशान हो गए, जब तक उसको उखाड़ के नहीं फेंकोगे फिर भी नजर आएगा वो। तो हर बार एक बार फ्रूटिंग होने के बाद अब वो स्टेम पे दोबारा फ्रूटिंग नहीं होगी, नई बनेगी, उस पे होगी। तो जनरली लोग क्या करते हैं, एक पेड़ लगाया, आप उसको काट दिया फ्रूटिंग लेने के बाद, अब दूसरी निकली कर वो 1 साल के अंदर दोबारा फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। तो हम इस तरीके के प्लांट्स को चूज करते हैं जिनका कम समय में बहुत हाई प्रोडक्शन होता है। आप ऐसे प्लांट को क्यों लगाओगे जहां पे आपको 5 साल के बाद फ्रूटिंग मिलेगी? तो अगले तो 1 से 5 साल तक क्या करोगे? समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए क्रॉपिंग में इंटर क्रॉपिंग का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है? एक लगा दिया, तब उसके बीच में कुछ, जब फल के पेड़ लगाए जाते हैं ना, तो फल के पेड़ तो एकदम से तो बड़े होते हैं नहीं रातों रात, तो कुछ और भी क्रॉपिंग लेते रहते हैं, ताकि जो पैदावार है, आजकल तो 3 लेयर सिस्टम, 4 लेयर सिस्टम, 5 लेयर सिस्टम चलता है। ठीक है? तो इट इज ऑल अबाउट द साइंस। अब लोग कहते हैं कि मिट्टी में सब्जियां अच्छी होती हैं। मुझे एक बात बताओ, मिट्टी में वो सब्जी अच्छी होगी जो ना गहराई तक जाएगी। पालक का रूटल सिस्टम कितना होता है? 1 इंच, 1.5 इंच, ज्यादा से ज्यादा। उसे पथरीली मिट्टी में लगा के करोगे क्या? गमले में अच्छी नहीं होगी? चौड़े चौड़े गमले लो, लंबे लंबे गमले लो, उसमें लगाओ और बढ़िया होते हैं, मेंटेन भी होंगे, घास फूस भी आप निकाल सकते हो। तो इट इज द रूटल सिस्टम दैट मैटर्स इन विच टाइप ऑफ पॉट यू आर एक्चुअली प्लांटिंग दैट क्रॉप। हाँ, आप बोलो मैं आम का पेड़ लगाऊंगा 6 इंच के गमले में, भाई वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, है ना? लेकिन आम का पेड़ इट हैज टू बी इन अ बिग पॉट, वेरी बिग पॉट, 48 इंचेस, 56 इंचेस, ऐसे, वो भी एक लेवल तक। उसके बाद उसको निकाल के अल्टीमेटली आपको जमीन में गाड़ना ही पड़ेगा। लेकिन 3 मंथ्स की वायबिलिटी जिनकी होती है, जितने भी हाई प्रोडक्शन होता है ना, वो कभी भी आपने देखा सॉइल में करते ही नहीं है। वो लोग सब अपना जो ग्रीन कलर के वो बैग्स होते हैं ना, पॉली बैग्स कहते हैं इसको, जिनको हम कहते हैं, उनमें करते हैं। मैंने यहाँ देखो, मैं तो खरीदता ही रहता हूँ। दिवाली सेल में पटाखे नहीं खरीदूंगा, वो खरीद लेता हूँ। 30-40 खरीदूंगा, मिट्टी भरूंगा और थोड़ी बहुत अपनी
खूब खाद डालूंगा, फिर जो पत्तियां होंगी उसमें डालता जाऊंगा, खाद अपने आप ही बना लेता हूं। तो मैं बहुत काम करता हूँ भाई, मुझे इसलिए इंटरेस्ट है। एग्जाम क्या है, टुच्ची चीज। मैं सारी चीज अभी तो कह रहा हूँ सर, आप तो सारी क्वालिफाइड हो। एक बार ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होके 6 से 8 महीने अपने को दो। नहीं खाओगे 2 टाइम 3 टाइम खाना, 2 टाइम खा लो। 8 महीने देके अगर जिंदगी बन जा रही है तो मैं नहीं समझता वो 8 महीने देना कोई गलत चीज है। हाँ तो बस ठीक है। तो हम एग्जाम में क्यों मान लें कि हमारा हो जाएगा या हमारा नहीं होगा? हमें नॉलेज गेन करनी है। If you are a B.Ed, you are always unemployed because of yourself. You are always unemployed because of yourself. Why? भाई सरकारी में नहीं हो तो प्राइवेट तो है ही है ना, तो खाली क्यों बैठे हो? अब फिर एक सरकारी जाएगा फिर दूसरा सरकारी आ जाएगा। अरे भाई इस मानसिकता से बाहर निकलो। सरकार नौकरी देना बंद कर दे तो क्या करोगे? फिर झंडे लेके पहुंच जाओगे सरकार के पास कि आप हमें नौकरी। अरे क्यों देगी सरकार नौकरी आपको? आप खुद सक्षम बनो ना। It is good, you will qualify a government job, but if not, वो आदमी ज्यादा काबिल होता है जिसे रोज कुआं खोदना पड़ता है कोचिंग वाले। वो लोग काबिल नहीं होते जिनने एक बार स्कूल खोल लिया, उनको पता है कि बच्चे आते रहेंगे, गधे आए हैं चाहे इंटेलिजेंट हैं, कोई फर्क। कोचिंग वाले अरे यार 1 साल हो गया, अब फिर कुआं खोदेंगे, फिर बच्चे लाएंगे। वो क्वालिटी जनरेट करते हैं, क्योंकि अगर क्वालिटी जनरेट नहीं करेंगे तो अगली बार कुआं खोदेगा ही नहीं। क्यों हम उन मानसिकता पे रहें, डिपेंडेंसी रहें? इलेक्शन होगा तो फार्म देखने को मिलेंगे, इलेक्शन के बाद वो बंद हो जाएगा, फिर 2 साल लगेंगे। 2 साल करते करते पता नहीं कितने साल चले जाते हैं। 18 के बाद नेट छोड़ो, बीएड करने के बाद किसी स्कूल में लगे होते ना, आज 4 साल का एक्सपीरियंस होता। और जो लोग पढ़ाते रहते हैं, एग्जाम उनका जल्दी निकलता है। बच्चा पूछेगा, आप पढ़ रहे हो, आपको कोई का डाउट आ ही नहीं रहा, बच्चे को तो डाउट आ गया। अब उस दिन आपकी बेइज्जती होगी, दूसरे दिन पढ़ के आओगे तो बताओगे, आपका ऑटोमेटिकली रिवीजन होता है। एक बार स्टैंडर्ड 6 महीने 8 महीने की पढ़ाई स्टैंडर्ड टीचर पे करके फिर आप कूद जाओ चप्पल जूते घिसने में, समझ रहे हो, नौकरी करने में। फिर अपने आप सीखोगे। इट इज ऑटो प्रोसेस। हम लोग कैसे सीखे? आई एम गुड एट बॉटनी बिकॉज ऑफ माई फादर। ही इज एन एक्सट्रीमली गुड टीचर, एक बिग प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, तो आई नो एवरीथिंग अबाउट बॉटनी। Professionally, I am a biotechnologist. ठीक है? And at class 12th level and up to IIT JEE level, I also teach chemistry और बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ। मैंने तो भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, नौकरी नहीं करी तो केमिस्ट्री भी पढ़ा ले भाई, रोटी तो खानी है ना। कितने पढ़ाए हुए नेट निकल गए, कितने पढ़ाए हुए विदेश चले गए, कितने पढ़ाए हुए IIT में। मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और जब हम पढ़ाते हैं ना, हमें नहीं पता होता या आप IIT में निकलोगे या आपको बड़ा एग्जाम निकल। जब वो निकल जाता है ना तब पता चलता है यार निकल गया। ऐसे होता है, ठीक है ना? आ रही बात समझ? आप थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करें। चलो अब इसके नोट्स शुरू करते हैं। और मतलब मैंने आपको एक मोटे तौर पे सारी चीजें बता दी हैं, अब थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करेंगे तो थोड़ा इसको भगाएंगे। तो व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर? अब प्लांट टिश्यू कल्चर में एक्चुअली 3 बातें होंगी। हम क्या करते हैं, देखो, ये प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स को भी अगर मैं यहां लिखूं तो दिस इज बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना? प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स अंडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कंडीशन जो होनी चाहिए इन विट्रो होनी चाहिए, ठीक है, एसेप्टिक होनी चाहिए, ठीक है। अब इन विट्रो एसेप्टिक कंडीशन जो होती है, ये अगर आप समझो तो ये एक्चुअली सिंपल टर्म्स में क्या है,
कंट्रोल्ड कंडीशन है। दिस इन सिंपल टर्म्स इज एक्चुअली व्हाट, कंट्रोल्ड कंडीशन, है ना। अब इनकी बातों को समझ लेते हैं कि इन विट्रो का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि ये आप सिस्टम से बाहर कर रहे हो, आर्टिफिशियल कर रहे हो, अंडर व्हाट, जिसको आप सिंपल भाषा में टेस्ट ट्यूब कंडीशंस के नाम से जानते हैं। तो प्रोपोगेशन करना इन विट्रो एंड एसेप्टिक कंडीशन का मतलब है कि एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है कंटैमिनेशन फ्री। आप कैलस इंडक्शन कर रहे हो, लेकिन आपने देखा होगा कि मीडिया है तो उसमें पता लगा वायरस तो हमने फ्री कर दिया था, क्योंकि हमने जो एक्सप्लांट लिया था वही हमने कैसा लिया, मेरिस्टेमेटिक रीजन का लिया, लेकिन भाई बैक्टीरियल और वायरल फंगल इन्फेक्शन तो हो सकता है ना। तो ऐसी कंडीशन बनानी है जिसमें कैलस प्रोपोगेट करना शुरू करे, लेकिन और जो दूसरे कंटामिनेंट्स हैं वो चीज, आप लोगों को तो ये तक नहीं पता होगा कि पेट्री प्लेट में जब बैक्टीरियल कल्चर रख के उसको इंक्यूबेट करते हैं तो उसको, उस पेट्री प्लेट को सीधा रखा जाता है या उल्टा। एमएससी में हो, कभी कभी मैं बेइज्जती भी करता हूं, उल्टा। जानते हो क्यों? आप, बहुत सिंपल सी भाषा है, प्रैक्टिकल करना चाहिए। देखो, इफ यू आर इन गुड ऑर्गेनाइजेशन तो आपको 2-2, 3-3 महीने की ट्रेनिंग में भेजेंगे, आपको कराते हैं। आपने मीडिया डाला, ठीक है, उसमें बैक्टीरियल कल्चर लगाया, हल्की सी भाप उठी और वो ऊपर जम गया, आपने ऐसे बंद कर दिया। अब होगा क्या? मीडिया तो सॉलिड है, वो तो गिरेगा नहीं। अब वो भाप जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में आई थी, मान लो उसमें एक छोटा सा कॉलोनी होती बैक्टीरिया की, और वो ड्रॉप बैक्टीरियल कॉलोनी के साथ कहाँ गिर गई? मीडिया में। और आपने 28 डिग्री टेम्परेचर पे उसे रख दिया। कैलस तो बाद में बैक्टीरिया फैल के चौड़ा हो जाएगा वहां पे, समझ रहे हो? तो उसको अगर मैं ऐसे करके रखूं तो होगा क्या? ड्रॉप गिरेगी नहीं ना, और कल्चर अपना यहां पे क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा। छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमें प्रैक्टिकली, हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल बातों में फर्क होता है। तो ये है इन विट्रो एंड ये है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेप्टिक कंडीशन, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज अ एक्सप्लांट, है ना, अभी बताया था ना। अब आपके दिमाग में ये बात आ चुकी होगी कि मैंने जो एक्सप्लांट लिखा था, क्यों लिखा था? ये बहुत सिंपल बात है। प्राइमरी एक्सपेरिमेंटल प्लांट लिखो, प्राइमरी एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ प्लांट, प्राइमरी एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। क्लियर होगी ना बात? यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, ठीक। अब टिश्यू कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, लेकिन उससे पहले आप एक वर्ड लिखो, मैं आपको बताता हूं। 2 वर्ड है, एक है टोटीपोटेंसी, वर्ड सुना होगा आपने, और एक वर्ड है प्लूरीपोटेंसी, ठीक है। अगर सिंगल सेल से, हम ये तो करना चाह रहे हैं, टिश्यू कल्चर में बहुत सारा कैलस इंडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सिंगल सेल ऑफ एक्स प्लांट से मैंने कैलस इंड्यूस कर दिया, जो कि एक मल्टीप्लायर है सेल का। कैलस इज अ टिश्यू व्हिच इज अनडिफरेंशिएटेड, है ना। लेकिन अगर एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए, या दूसरी कंडीशन होती है डेवलप्स अ ऑर्गन, तो ये फर्क होता है बेटा टोटीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी में। अगर तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए तो ये कहलाता है द कंसेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी, राइट। And if only an organ is developed from a single cell, and that is what you call as pluripotency. That is what you call as pluripotency. ठीक है ना? तो this is the meaning
ऑफ दीज टू वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टोटिपोटेंसी या प्लूरिपोटेंसी कहते हो, दोनों ही टिश्यू कल्चर में यूज करे जाते हैं। इसका मैं आपसे बोलूं कि एक सीडलिंग बनाना पूरा प्लांट बन जाएगा उससे, है ना। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं, जनरेशन ऑफ सपोज सीडलिंग, है ना, तो वो क्या लगेगा, टोटिपोटेंसी। लेकिन मैं अगर बोलूं ओवरी कल्चर, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ओवरी, या मैं बोलूं एंथर कल्चर, तो आप पूरा प्लांट सिस्टम थोड़ा बना रहे हो, उसका एक सिर्फ पार्ट बना रहे हो। तो जिससे प्लूरिपोटेंसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप लिख सकते हो ओवरी कल्चर, ठीक है, एंथर कल्चर। और इन दोनों से एक्चुअली हम कोशिश करते हैं एम्ब्रियो को बनाने की, ठीक है ना। तो अगर आप, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन में कभी सीधा नहीं होगा, आपसे बोलूंगा ओवरी कल्चर इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, दो तो ऑप्शन 100% टोटिपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी, दो और मल्टीप्लिकेटिव ऑप्शंस आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो आप उसमें बता पाओगे कि क्योंकि सिंपल सिर्फ एक ऑर्गन का डेवलपमेंट है, तो दैट दिस कंसेप्ट इज बेसिकली ऑफ प्लूरिपोटेंसी, और ये वाला जो कंसेप्ट है टोटिपोटेंसी का कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब हमारे कुछ प्राइमरी साइंटिस्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं ना, इनके साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनने, और हमारे इंडियन साइंटिस्ट का नाम जानते हो, इसमें बहुत बड़ा नाम है, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पंचम महेश्वरी। पंचम एंड महेश्वरी नहीं, पंचम महेश्वरी पूरा नाम था उनका। और यहां पे एस एस भटनागर, भोजवानी, गुहा और महेश्वरी, पंचम महेश्वरी, ये 4-5 साइंटिस्ट हैं इंडिया के, जिनने पायनियरली इस ब्रांच में धीरे धीरे करके, क्या देखो, इस ब्रांच में हर वो आदमी काम कर सकता है जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का आदमी है ना, हाई ब्रांच उसकी, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं यहां पे कुछ साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है। अब देसी विदेशी हर तरीके का साइंटिस्ट है यहां पे। तो पहला है हेबरलैंड एंड हैनिंग, हेबरलैंड एंड हैनिंग, ठीक है। दो चीजें इनने दी, तो इसको ऐसे लिखोगे आप, पॉइंट पहली ए चीज लिख लो बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ टिश्यू कल्चर, ये था फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ टिश्यू कल्चर जो था वो इनने दिया। और जो बी है, द कंसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी, वो इनने दिया, कंसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी, वो बेसिकली इनने दिया। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था वाइट, ठीक ठीक। फर्स्ट सक्सेसफुल कल्चर इनने करा था बेटा। और सबसे पहला प्लांट जो यहां पे टिश्यू कल्चर में आया था, वो टोमेटो रूट्स का कल्चर था, ठीक है। इसके बाद थर्ड आपके पास हैं, जिनका नाम है स्कूग एंड मिलर। देखो ये साइटोकाइनिन में भी आपने पढ़ा होगा इनका नाम, बड़े फेमस थे ये, ठीक है। इनने ये कहा कि मॉर्फोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय, मॉर्फोजेनेसिस समझते हो ना, अभी बताया था ऑक्सिन साइटोकाइनिन वाला रोल, ऑक्सिन एंड क्या है, साइटोकाइनिन, ठीक है ना। ये ठीक।
फिर यहां पे आए स्टीवर्ड। स्टीवर्ड में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोइड्स और सोमैटिक एम्ब्रियोज और सोमैटिक एम्ब्रियो या एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि ऑयड वर्ड यूज कर रहा ना, तो ऑयड कभी भी ट्रू के लिए नहीं होता, ऑयड हमेशा फॉल्स के लिए होता है, मतलब या उसके जैसा। स्टीवर्ड। फिर हमारे पास फिफ्थ साइंटिस्ट आ रहे हैं इंडियन है, बताइए, गुहा एंड महेश्वरी। ठीक है, गुहा एंड महेश्वरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। दे डेवलप द टेक्निक ऑफ एंथर कल्चर, या उस एंथर क्योंकि हैप्लॉयड होता है ना, तो इसी को आप हैप्लॉयड कल्चर के नाम से भी जानते हो, हैप्लॉयड कल्चर। ठीक है, क्योंकि या इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथर कल्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट है सिक्स्थ, बर्क्सकी एंड कोवर्कर्स developed the technique of protoplast fusion in क्या है, एनिमल्स। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है क्या है, टेक्निक है ना। ठीक, हो गया नोट यहां तक, आगे बढ़े। अब है लास्ट साइंटिस्ट है कार्लसन, में ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, सारे एक जगह होता है, कार्लसन, और दूसरे साइंटिस्ट है कैनन। तो पहले कार्लसन का लिख लो आप, कार्लसन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन प्लांट्स, दे डेवलप द टेक्निक ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन प्लांट्स। ठीक है, सॉरी ये ना कैनन नहीं है, कॉकिंग है। ठीक है, एक मिनट, घर से क्यों फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो, मैं आऊंगा बाबा 20 मिनट में आ जाऊंगा, लगभग 12:30 तक। ठीक है, अब है कॉकिंग। ठीक है, used cell wall degrading enzymes, used cell wall degrading enzymes for isolation of प्रोटोप्लास्ट। कई बार प्रोटोप्लास्ट वर्ड लिखा जाता है, कई बार प्रोटोप्लाज्म वर्ड लिखा जाता है। बस आज मैं इतना ही करा के, प्लास्ट और प्लाज्म में क्या फर्क होता है, बहुत छोटे छोटे फर्क होते हैं। Want to be a normal student, want to be a good student, सिर्फ इतना सा फर्क है। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू क्या होता है, सबने पढ़ा है ना ये, तो ये बेसिक चीज है, या आपने पढ़ी है, पढ़ते हैं, ये होता है ना प्रोटोप्लाज्म। लेकिन प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्लाज्म इज ओनली द द्रव पोर्शन, मैट्रिकुलर पोर्शन, सेल मेम्ब्रेन नहीं आ रही है इसमें। इतना सा फर्क होता है बस, कि साइटोप्लाज्मी हो, उसके में न्यूक्लियस भी हो
और इस सबको इंटैक्ट कर रही है सेल मेम्ब्रेन। ये फर्क होता है प्लास्ट और प्लाज्म में। मतलब प्रोटोप्लास्ट जो होता है ना, वो होता है एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म प्लस द सेल मेम्ब्रेन। मैं बहुत पूछता हूं ऐसे क्वेश्चन वाइवा में, बहुत पूछता हूं, क्योंकि अगर देखो अभी छोटे बच्चों को क्लियर कर दिया ना, मेरे से 10वीं 11वीं पढ़ने वाला बच्चा ना वर्ड्स में माहिर होता है। तो क्या होता है, अभी से क्लियर कर दिया तो दिक्कत नहीं। अब मैं साइटोप्लाज्म बोलूंगा तो इसमें से देखो प्रोटो, अगर मैं साइटोप्लाज्म बोलूंगा तो देखो इससे डेफिनेशन निकल गई। साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में से अगर न्यूक्लियस को माइनस कर दें, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का पोर्शन, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। हाइलोप्लाज्म क्या होता है, उसमें सेल ऑर्गेनील्स माइनस कर दो, उसको आप क्या कहते हो, साइटोप्लाज्म, जिसको एक्चुअल मैट्रिक्स कहते हो। ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण जो सेल्स में रेजिन्स और टैनिन्स बनते हैं ना, उनको आप ड्यूटोप्लाज्म कहते हो। तो सारा गेम क्या है, सारा गेम है वोकैबुलरी का। आपकी बेसिक कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो आज के लिए इजाजत, ठीक है ना।